गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ फिर से आज एक नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेटोलॉजी की हम लोग बात करें तो आज इसके पहले हम लोग वेदर पर क्लास कर चुके हैं। तो अब हमारा आज का एपिसोड है हमारा क्लाइमेट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट 1 लिखा हुआ है। क्लाइमेट 1 का मतलब ये एक्चुअली क्लाइमेट का वीडियो जो था, क्लाइमेट जो चैप्टर है बहुत लंबा है। इसमें अलग अलग क्लाइमेट्स का जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने इसको 5 एपिसोड में डिवाइड किया हुआ है। तो फिलहाल तो चलिए क्लाइमेट का जो पहला एपिसोड है उस पर बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट का जो एलिमेंट्स है और उसके क्लासिफिकेशन पर हम लोग सारे इस सीरीज़ में बात करेंगे। ज्योग्राफी का जो हमारा जीएस ज्योग्राफी का सीरीज़ है उसी में एक और ये सीरीज़ है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं आगे क्लाइमेट और इसके एलिमेंट्स पर। तो जैसे भी हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वहाँ का, उसके बारे में एक दिया हुआ निश्चित समय में। जब भी हम लोग क्लाइमेटिक एवरेज की बात करें, क्लाइमेटिक देखिए जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ लिखा हुआ, इसका एक डेफिनेशन भी है। तो क्लाइमेटिक एवरेज मिनिमम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड processing of various elements of climate such as rainfall, temperature, humidity, air pressure, winds, clouds, sunshine before any standardization of climate means or average can be arrived at। जो किसी भी स्थान का जो ये सारी चीज़ें जैसे कि रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वायु दाब है, और वहाँ की जो स्थानीय पवनें हैं, बादल, और साल में कितने दिन वहाँ ये सनशाइन होता है, यानी कि सूरज की रोशनी, आसमान साफ रहता है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी स्थान का जो क्लाइमेट का। ये एक इसका एक जैसे कि हम लोग पहले भी हम लोग लास्ट ये क्लाइमेट वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। किसी भी स्थान का जो 32 या मतलब एक लंबा पीरियड होता है, 30 साल से अधिक का जो एक पीरियड है, उसमें जो एक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो एवरेज है उसी को वहाँ का क्लाइमेट माना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के। तो जो जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है टेम्परेचर, फिर है प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस, विंड्स, साइक्लोनिक एक्टिविटी, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग इसमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, और फिर इसका और एक है हमारा क्लाइमेटिक टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें। तो पहले हम लोग देखिए इसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स, लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस, विंड्स, साइक्लोनिक एक्टिविटी, इन सारे को हम लोग अलग अलग एपिसोड्स में डिवाइड किया। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में टेम्परेचर का अलग से, सिर्फ इसका टेम्परेचर के बारे में हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए सबसे पहले जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है, कैसे है, ये हम लोग वेदर वाले लास्ट एपिसोड में वेदर वाले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सीधे उसको पहुंच सकें। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड दस डिसाइड द मॉइस्चर कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ एयर। देखिए किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो हवा की जो ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसको वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट डिसाइड द रेट ऑफ इवापोरेशन, टेम्परेचर ही वहाँ के इवापोरेशन के रेट को भी डिसाइड करता है। और जैसे इवापोरेशन है, इवापोरेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कहीं से कि इवापोरेशन का जो रेट डिसाइड करता है, तो वहाँ का जो स्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर की, वो भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। और रिलेटिव, जब इतना कुछ है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात जहाँ तक बात है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहीं टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और हम ये जो किसी भी एयर मास का जो उसका जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता जाता है। हम कहीं भी देखें कि जो वाटर एयर जो अपेक्षाकृत जो गर्म हवा है, वो ठंडी हवा की अपेक्षा ज़्यादा मॉइस्चर यानी कि पानी अपने साथ लेके जा सकती है। तो ये सारा टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है लैटिट्यूड, अक्षांश, फिर है एल्टीट्यूड, ऊंचाई, कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि महाद्वीपीयता, ओशियन करंट्स एंड विंड्स, स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट्स, नेचुरल वेजिटेशन। ये सब चीज़ें अलग अलग है। ये
6 एलिमेंट्स हैं जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये इन्हीं 6 एलिमेंट्स पर आधारित, ये जो 6 एलिमेंट्स आज हम जिसके बात किए, यही है जो कि हमारे टेम्परेचर को, किसी भी स्थान पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, हाई रहेगा या फिर लो टेम्परेचर होगा, यही सारा जो एलिमेंट है वही डिसाइड करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। जैसे लैटिट्यूड यानी अक्षांश, तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यानी इक्वेटर का रीजन है, और ये हमारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इसको टेम्परेट या फिर टेम्परेट तो नहीं कह सकते इसको, ये लगभग ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, ये मतलब ये पोलर उपध्रुवीय क्षेत्र का इलाका ही उपध्रुवीय क्षेत्र है। तब जैसे देख सकते हैं कि एक खास जो सूरज की रोशनी का एक खास अमाउंट है, वो एक बहुत यहाँ पर इक्वेटर के आसपास जो बहुत छोटे से एरिया पर पड़ता है वो, तो जाहिर है जब एक निश्चित मान लीजिए ए क्वांटिटी है सनसाइन का, सनलाइट्स का, ए और बी जो इक्वल क्वांटिटी है सनलाइट का, तो यहाँ पर से देख सकते हैं इक्वेटर पर ये बहुत छोटे से इलाके पर ही पड़ता है, लेकिन वही रोशनी क्योंकि धरती गोल है, पृथ्वी जो गोल है, तो वो जैसे ही ऊपर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जाते हैं इसका एरिया बढ़ जाता है। ऐसे में जो इसमें जो एनर्जी है, ये टोटल जो हीट है वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। तो यहाँ पर जो मिलता है, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा मिलती है, यहाँ पर जो ए इलाके में जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा मिलती है वो बी इलाके से कम होती है। कारण क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है, छितरा जाती है, इसलिए यहाँ से ये कम इसका होता है। तो ये तो था हमारा, जैसे देख सकते ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये एरिया जो है बढ़ता जाएगा, और इसलिए जो सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा होगा, यानी कि जो गर्मी होगा, जो ताप होगा, वो कम होता जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड की, ऊंचाई की। तो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड जो ऊंचाई जो है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते, जैसे हम लोग लास्ट बात कर चुके हैं ये एटमॉस्फेयर में, क्षोभ मंडल में हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि जो सारी मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं, यानी कि ये ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। देखते हैं यहाँ पे 10 डिग्री है, 8, 6, 4, 2, 0। इसका एक प्रत्यक्ष सबसे उदाहरण आप देख सकते हैं, ये किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के ही पास है, लगभग वो इक्वेटोरियल रीजन में है, वो बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन में है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, जो कि विषुवतीय जलवायु होती है वैसी है। लेकिन किलिमंजारो का जो पीक है वो सालों भर आइस कैप्ड होता है। कारण क्या है? उसकी ऊंचाई, यानी कि किसी भी स्थान पर चाहे वो इक्वेटर पर ही क्यों ना हो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ेगा और एक निश्चित ऊंचाई पर जाके वो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आप किलिमंजारो के देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में है। आप उसको एक बार सर्च कीजिए एटलस में या फिर गूगल मैप पर, और बताइए हमें कहाँ पर है, किस देश में है वो, और कमेंट कीजिए, तो अच्छा लगेगा हमें भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटलिटी, यानी कि महाद्वीपीयता एक ऐसी घटना है, जैसे आप देख सकते हैं महाद्वीपीयता। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो समुद्र है और इधर ये लैंड है। समुद्र से जो समुद्री हवाएं जब स्थलखंड की ओर बढ़ती है, एक निश्चित दूरी के बाद यहाँ पर एक बारिश के रूप में पानी बरस जाती है, और उसके बाद जो आगे जो हवाएं जाती है, यानी कि जो हवा वो बिल्कुल शुष्क होती है। और ऐसे में जैसे कि कॉन्टिनेंटलिटी का जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जहाँ की पाया जाता है, जैसे यदि हम बात करें मिडिल ईस्ट की या फिर भारत में ही देखें, क्योंकि डेजर्ट इलाका जो कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये लगभग कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई बहुत ज़्यादा, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ क्योंकि टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए समुद्र यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर जो होता है कि ये टेम्परेचर सर्दियों में बहुत नीचे जाता है और गर्मियों में बहुत ऊपर तक जाता है। कारण है यहाँ का जो शुष्क हवाएं हैं, इधर जो हवाएं चलती है काफ़ी शुष्क होती है, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद पानी, मतलब समुद्र से आने वाली हवाएं एक निश्चित सीमा के बाद उसमें नमी खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे वो बिल्कुल शुष्क हो जाती है, बिल्कुल एरिड हो जाता है, बिल्कुल ड्राई एयर्स होती है, और ये तापमान को बढ़ाती भी है और घटाती बहुत तेज़ी से। इसमें जो शुष्क हवाएं हैं उसका तापमान बहुत तेज़ी से घटता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है।
तो अब देखते हैं हम लोग ओशन करेंट्स एंड विंड्स। ये जो वो दोनों हैं, ओशन करेंट्स और विंड, दोनों जो तापमान जो है टेम्परेचर को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टर हीट को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू एडजेसेंट रीजन्स। यानी कि जैसे देख सकते हैं ये जो ओशन करंट्स है वो क्या करता है कि जो गर्म क्षेत्रों से जो हीट को ठंडे क्षेत्रों की ओर लेके जाता है, और जबकि ठंडे क्षेत्रों से ठंड को लेकर गर्म क्षेत्रों की ओर आता है। अब जैसे ओशन करंट्स की जब हम लोग पढ़ चुके हैं ओशन करंट के बारे में हम लोग, तो देखते हैं कैसे इक्वेटोरियल जो दो तरह की धाराएं होती है, ठंडी और एक गर्म। जो इक्वेटर से जो धाराएं पोल की ओर जाती हैं वो गर्म होती है, और वहाँ वो पोलर रीजन को वो गर्म रखती है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ जो अटलांटिक ओशियन में जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ये इलाका जो है नॉर्थ अटलांटिक ये जो गर्म धारा है, जो कि वेस्टर्न यूरोप का जो एरिया उसको गर्म रखता है। जबकि आप देख सकते हैं यूरोप का जो मारमस्क पोर्ट है वो सालों भर चलता रहता है, जबकि सर्दियों में बाल्टिक सी जम जाता है, जो कि उससे लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण है। ये कारण है। तो ये आप समझ सकते हैं इसका जो ओशन करंट कितना इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। जहाँ पर भी ओशन करंट समुद्र पिच, जैसे आप देख सकते हैं कि एक और चीज़ जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, वेस्टर्न कोस्ट में ठंडी धाराएं चलती है, लेकिन उसी प्रकार वहाँ यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ भी ठंडी धाराएं चलती है, लेकिन चूँकि वहाँ पर इधर से गल्फ स्ट्रीम जाती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव में वो इलाका गर्म रहता है, और वो सालों भर वहाँ पर जो मारमस्क पोर्ट है वो चालू रहता है। तो इसमें देखते हैं कोल्ड करेंट्स ऑल्सो लोअर द समर टेम्परेचर partially when they are carried landwards by the shore winds. On other hand, shore westerlies convey the much tropical warm air to temperate coasts, especially in winter. अब देखिए जो कि गर्म हवाएं हैं, जो कि विंटर में जब गर्म हवाएं कॉन्टिनेंट्स में जाती हैं विंटर सीजन में, तो वहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण है, अब देखते विंटर ब्रिटेन का है, वेस्टर्लीज दैट कम टू विंटर नॉर्वे टेंड टू द कूल विंड्स इन समर। गर्मियों में जो है वहाँ की नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर से आती है वेस्टर्लीज जो आती है, यानी कि पछुआ हवाएं, वो वहाँ के क्षेत्र को ठंडा करती है। वार्म विंड्स इन विंटर एंड मोस्ट वैल्यूएबल इन मॉडरेटिंग क्लाइमेट। उधर से ही जो कि गर्मियों जबकि ठंड में जब गर्म हवाएं आती हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी मॉडरेट करता है। वो मॉडर्निंग में क्लाइमेट को जो अच्छा करने में, मतलब एक सुहाना बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनका। यदि हम इसी की बात करें, अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न रीजन है, वो इलाका काफ़ी ह्यूमिड होता है, लेकिन जब उधर से जब उत्तर से शुष्क हवाएं चलती है, उत्तर और पूरब से, तो उसको वहाँ पर पछुआ हवाएं तो उसको वहाँ पर फौन हवा होती है, जिसे वहाँ का डॉक्टर पवन भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर इससे उस इलाके में काफ़ी लोगों को सुकून मिलता है कि वो काफ़ी ह्यूमिड और हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जबकि ये जो होता है वो शुष्क होता है, सूखी हवाएं होती है। चलिए हम बात करते हैं इस पर। नेक्स्ट हमारा है ओशन करंट्स और विंड में लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स जैसे कि फॉन, चिनुक, सिरोको, मिंस्ट्रल, ये सब जो अलग अलग तरह का प्रभाव रहता है इनके टेम्परेचर पर। जैसे कि हम लोग अभी फॉन के बारे में बताया कि फॉन जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का जो है रीजन में वहाँ पर ये चलता है पूरब से पश्चिम की ओर, जाकि ये इसके डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं चिनुक विंड जो है कि ये डेवलप वार्म मॉइस्ट एयर ब्लोज फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। जब पैसिफिक ओशियन से जब ये एक मॉइस्ट एयर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में की ओर बढ़ती है, तो ये रॉकी माउंटेन रेंज में के पास काफ़ी वर्षा कराती है, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में। और द मास कूल्स द एज इज क्लाइमेट माउंटेन्स द ब्रिंगिंग द रेन, स्नो एंड द पीक्स। यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में काफ़ी मतलब बारिश और स्नोफॉल का लेकर आती है। जैसे आप देख सकते हैं इसका ये इधर से इधर पैसिफिक ओशियन रीजन से ये आ रही है इधर, लेकिन जब यहाँ पर जब ये बारिश करा के इन क्षेत्रों में बारिश कराती है, उसके बाद यहाँ पर जब पहाड़ी वृष्टि छाया क्षेत्र में जाती है ये चिनुक, यहाँ पर क्या होता है, ये वार्म गर्म और
मतलब ये ड्राई एयर में बदल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अब इसके पास ह्यूमिडिटी तो है नहीं, रही नहीं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सूरज की रोशनी से या फिर अदर चीज़ों से ये गर्म होती जाएगी और यहाँ और बाकी आगे के क्षेत्रों को ये फिर ये गर्म करती जाएगी ये। अब चलते देखते हैं स्लोप शेल्टर एस्पेक्ट। देखिए किसी भी टेम्परेचर पर स्लोप का भी काफ़ी अच्छा स्लोप का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रभाव रहता है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, आप ये जो है हमारा, इसमें इन्वर्सन टेम्परेचर है वगैरह, तापमान का जो विक्रमण होता है समय के साथ बदल जाता है। जहाँ पर अब देख सकते हैं ये दोपहर का ये है, जब रोशनी चारों तरफ फैल रही, जैसे जैसे सूरज यानी कि सुबह का जो समय होगा, तो इस क्षेत्र में आपका सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, ये तेज़ी से गर्म होगा। ऊपर जैसे गर्म होगा तो हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी, और फिर जैसे जैसे दोपहर होगा ये गर्म होगा, और फिर शाम जैसे होना शुरू हुआ तो फिर शाम के वक्त भी ये तेज़ी से शाम के वक्त भी यहाँ पर सूरज की रोशनी बाद में, पहले यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा और ये गर्म होगा, यानी कि ये क्षेत्र जो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होगा, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान में ये अंतर देखा जाएगा इस पर। अब ये भी देख सकते हैं इसका। तो अब चलिए हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फॉरेस्टेड रीजन्स एंड ओपन ग्राउंड्स। तो क्या आप अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि जो तापमान पर वनों का प्रभाव भी काफ़ी तेजी से होता है। जो कि वनीकृत क्षेत्र है, जो फॉरेस्टेड लैंड है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉडरेट होता है। जैसे कि यदि हम अमेज़न जंगल की बात करें, तो वहाँ पर जैसे द थिक फॉइलेज ऑफ द अमेज़न जंगल कट्स ऑफ द मच ऑफ द कमिंग इंसुलेशन। ऐसे होता है कि जो इंसुलेशन सूर्य की रोशनी है धरती पर पूरा वो पहुँच नहीं पाता और ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो सतह को गर्म नहीं कर पाता, और सतह चूँकि गर्म नहीं होता तो फिर वहाँ से जो हीट रेडिएशन है वो वापस बाहर नहीं जाता, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। इट इज़ इनफैक्ट कूल द जंगल एंड इट सेड टेम्परेचर इज़ अ फ्यू डिग्री लोअर देन द ओपन सोर्स। जहाँ जो खुला स्थान है और वहाँ की अपेक्षा जो जंगल है वहाँ उसका कुछ डिग्री कम टेम्परेचर रहता है। ड्यूरिंग द डे ट्रीज लॉस वाटर बाई इवोपो ट्रांसपोर्टेशन सो दैट एयर अबव इज़ कूल्ड। तो मतलब कि जब दिन के टाइम में वाष्पीकरण काफ़ी तेज़ी से होता है, तो वाष्पीकरण है यानी कि हवा में नमी जा रही है, तो जाहिर है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा एक कूल बनाएगा। लाइट सॉइल, अब दूसरा नेक्स्ट है सॉइल का। लाइट सॉइल जो हल्का मिट्टी है जैसे कि रेत वगैरह, रिफ्लेक्ट मोर हीट्स देन डार्कर सॉइल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ये डेजर्ट इलाका जो वहाँ का लाइट सॉइल होता है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा करता है, और जो डार्क सॉइल है ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है। सच सॉइल डिफरेंसेस में गिव राइज टू द स्लाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ द रीजन। तो सॉइल भी इसका करता है, क्योंकि लाइट सॉइल है उसको अधिक से अधिक इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि जो डार्क सॉइल है लाइट सॉइल जो अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि डार्क सॉइल एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे में ये भी टेम्परेचर पर काफ़ी असर रहेगा। एज अ होल ड्राई सॉइल लाइक सैंड्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे हम लोग डेजर्ट की बात कर रहे थे, वहाँ जो सैंड है, बालू है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी तेज़ी से गर्म भी होता है, इतने ही तो उसी तेज़ी से ये ठंडा भी होता है। तो इस प्रकार वो भी तापमान में काफ़ी तापमान को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करता है। चलिए एक चीज़ ये जो हमारा जो है ये इसको थोड़ा सा छूट गया, तो इसको चलिए अच्छे से इसको फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। ताकि स्लोप शेल्टर एंड एस्पेक्ट। अ स्टीप स्लोप एक्सपीरियंसेस अ मोर रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर देन अ जेंटल वन। माउंटेन रेंजेस दैट हैव एन ईस्ट। ये चलिए अब एक यूरोप का एक उदाहरण दिया गया, इसको देख सकते हैं कि कैसे इस तरह आपका जो एल्प्स का जो है एल्प्स माउंटेन का टेम्परेचर साउथ जो दक्षिण की ओर जो है जो होता है उसका सनी फेसिंग जो स्लोप है, और जो नॉर्दर्न जैसे कि ढलान है, तो ढलान में होता है कि एक साइड आपका सनी फेसिंग हो जाएगा, दूसरा आपका वो सूरज की रोशनी में पूरा नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में तापमान का डिफरेंस होगा उसमें भी। द ग्रेटर इंसोलेशन ऑफ द साउदर्न स्लोप इसके बारे में जैसे बताया कि हम कि जब ढलान होगा, ऐसे यदि ऐसी स्थिति होगी तो एक साइड तो होगा कि सूरज की रोशनी मिलेगा, दूसरी साइड को नहीं मिलेगा। ऐसे में यहाँ का जो तापमान होगा इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान अधिक होगा, जबकि यहाँ कम होगा। और ये रीजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इसके लिए। द टेम्परेचर में बीन लोअर देन द वैली देन हाइयर अप ऑफ द स्लोप्स।
जो स्लोप्स पर है हाई टेम्परेचर, जबकि वैली में जो है लो टेम्परेचर देखा जाएगा। up as the slopes high, reversal of the slopes rate has taken place. This is called the temperature inversion. The temperature may taken be lower in the valley than higher up. जो होता है कि अब इसके बारे में चर्चा की हम लोग, वैली का जो टेम्परेचर है ऊंचाई यहाँ की अपेक्षा कम होगा। ये जो ऊंचाई की जो वैली के स्लोप की अपेक्षा कम होता है, इसका कारण हम लोग इस अभी डिस्कस कर चुके। इसी स्थिति को टेम्परेचर इन्वर्सन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जबकि नीचे पर जबकि स्थल पर टेम्परेचर अधिक होना चाहिए ऊपर की अपेक्षा, लेकिन यहाँ क्या थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए इसको टेम्परेचर इन्वर्सन बोलते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल पर चर्चा कर डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को थोड़ा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मेरा जो मोनेटाइजेशन में थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हो पाया है, बिल्कुल बहुत कम है, 106 सब्सक्राइबर हैं। हालांकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसको जितना जल्दी हो सके मोनेटाइजेशन हो जाए, ताकि मैं भी बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस कर सकूं, क्योंकि रिसोर्स तो चाहिए होता है। तो मिलते हैं। थैंक यू।